किशोरावस्था नवीन उमंगों का समय होता है। चिराग और मेरा कवि जीवन लगभग इसी अवस्था में आरंभ हो चुका था। उन दिनों हमें कविता पढ़ना लिखने का शौक सा हो गया था। कभी लाइब्रेरी जाते तो घंटों प्रसाद और प्रेमचंद को पढ़ते। कई बार इंटरनेट पर जाकर प्रसाद के आंसू और कामायनी जैसे महाकाव्य पढ़ते। कामायनी का पहला छंद हमने अच्छे से रट लिया था। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। जब चिंता सर्ग समाप्त होता तो मैं चिराग से पूछता, चिराग कुछ समझ में आया? तो वह गर्दन हिलाकर कहता, हाँ महाशय, कुछ कुछ समझ में आया। फिर वही प्रश्न वह मुझसे पूछता, आपको समझ में आया? मैं बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उसे जवाब देता, हाँ समझ में तो आया, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे क्या समझ में आया। आज भी इस बचपने पर मुझे बड़ी हंसी आती है। वास्तव में हमें कामायनी का अ आ ई भी समझ नहीं आता, लेकिन एक दूसरे को ऐसा जताते कि हमको बहुत कुछ आता है। बचपना कुछ ऐसा ही होता है। वास्तव में हम दोनों की घनिष्ठता का श्रेय कविता को ही जाता है। हम जब भी मिलते साहित्यिक चर्चाएं करते, अपनी कविताएं एक दूसरे को बताते। वह मुझे प्रेम से उस्ताद कहकर पुकारता था, मैं हंसी में टाल देता। इस तरह उन दिनों हमारे जीवन का यही महत्वपूर्ण कार्य बन चुका था। चिराग के विचार मुझसे काफ़ी अलग थे। वह कविता के क्षेत्र में बड़े बड़े सपने देखता। वह हमेशा कहता, सारथी जी, हम अपनी रचनाएं दिल्ली में भेजेंगे। मैं कहता, अभी चिराग दिल्ली दूर है मियाँ, पहले स्थानीय पत्रिकाओं को देखो, फिर देखेंगे दिल्ली। कई बार मैं जिद कर बैठता और इसी जिद के कारण कई बार हमारी रचनाएं साहित्य अमृत में भी प्रकाशित हो चुकी थी। इसी तरह वह भी पूस का माह था। ठंड की ठिठुरन कभी कभी दोपहर तक चादर ओढ़े रहती। चिराग हैदराबाद से प्रकाशित डेली मिलाप पत्रिका को हाथ में लिए आ रहा था। बापूजी लाइब्रेरी के बाहर हमारा जमावड़ा होता था। अचानक पत्रिका को दिखाते हुए उसने कहा, उस्ताद, हमें हैदराबाद जाना है। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगा। मेरे प्रश्न करने से पहले ही वह आगे कहने लगा, देखिए, डेली हिंदी मिलाप में इश्तहार आया है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन फलाना तारीख को है, हम जरूर जाएंगे। मैं असमंजस में पड़ गया, क्योंकि हैदराबाद को हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था। अभी हम मात्र 10वीं 11वीं जमात के छात्र थे। इतना बड़ा रिस्क कैसे उठाते भला? मैं आनाकानी करने लगा, कहने लगा, भाई हैदराबाद मुश्किल है। परंतु चिराग के मनाने का अंदाज बिल्कुल अलग था, अद्भुत था। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली, ऐसी बातें की, अब मुझे शायद याद नहीं, और बस मैं मान गया। उसे हम हमारी भाषा में चढ़ाना कह सकते हैं। वैसे निज़ामाबाद से हैदराबाद की दूरी 180 किलोमीटर से अधिक न थी। उस पर रेलगाड़ी का सफ़र आनंददायी होता है। किंतु हम पहली दफ़ा राजधानी जा रहे थे। वह हमारा कोई परिचित भी नहीं था। एक ओर अनजान डर सता रहा था और दूसरी ओर अदम्य उत्साह। काचीगुड़ा स्टेशन पहुंचते ही हमारी बड़ी बड़ी आंखों से हमने स्टेशन को निहारा। पहली बार इतना बड़ा स्टेशन देख रहे थे। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन जिंदगी में कभी नहीं देखा था। स्टेशन के बाहर गाड़ियों की रफ्तार तेज थी। चिराग ने बताया, उस्ताद, हैदराबाद रफ्तार का शहर है। बस से लेकर पैदल यात्री तक दौड़ रहे थे। हम ऑटो रिक्शा में बैठे और सर्कस ग्राउंड में पहुंच गए, जहां कवि सम्मेलन होने वाला था। रास्ते में देखा बड़े बड़े बसेस, कार वगैरह वगैरह, बहुत ट्रैफिक, सब कुछ आपको नज़र आ रहा था। सर्कस ग्राउंड में कवियों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। हम उन्हें निहारते खड़े हो गए। चिराग ने कहा, देखिए महाशय, ये हरियाणा के कवि, ये दिल्ली के और ये उत्तर प्रदेश के। पोस्टर देखते हुए हम आगे बढ़े। दूर से ही देखने पर भव्यता दिखाई देने लगी। लोग एक एक कर पर्दानुमा गेट से अंदर जाने लगे। हम तो बड़े उत्साहित थे। मंजिल जो आ गई थी, कदम और तेज हुए, गेट तक हम पहुंच गए। इधर उधर देखते हुए हम अंदर जाने लगे। तभी वहां खड़े दो व्यक्तियों ने हमें टोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा, कवि सम्मेलन देखने। पहले व्यक्ति ने कहा, ठीक है,
पास लाओ, पास दिखाओ। हम दोनों एक दूसरे को ताकने लगे। फिर चिराग ने धीमे स्वर से कहा, पास? दूसरा व्यक्ति देखकर, हाँ पास, अंदर जाने के लिए पास लगता है, पास है। चिराग, पास कहाँ मिलता है? पहला व्यक्ति, पास तो कल ही बांट दिए गए मिलाप ऑफिस में। हम दोनों की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। ऐसा लग रहा था मुंह में आया निवाला कोई छीन रहा है। मैंने कहा, भैया हमारे पास तो पास नहीं है, हम कवि सम्मेलन सुनने आए हैं बहुत दूर से। पहला व्यक्ति, निकलो यहाँ से, बिना पास के हम अंदर नहीं भेज सकते। हमारी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। चिराग ने सौम्य भाव से कहा, 1 मिनट सुनिए तो भैया, कहकर अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर दी। उन लोगों ने हमारी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और कहा, अच्छा निज़ामाबाद से आए हो, इतनी दूर रेल में और कवि सम्मेलन सुनने? ऐसा आभास हुआ चिराग का जादू यहाँ पर भी चल गया। उनकी बातों से कुछ उम्मीद बन गई थी। अचानक पहले व्यक्ति ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा निज़ामाबाद से आए हो, पास में ही माता का मंदिर है, जाकर खाना वगैरह खा लो, भजन करो, कल सुबह चले जाना निज़ामाबाद। कवि सम्मेलन तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। शायद उसे हमारी राम कहानी झूठी लगी। वह हमें शायद आवारा मन चला समझ बैठा। वैसे हमारी उम्र भी कवि सम्मेलन सुनने योग्य कहाँ लग रही थी। विश्वास कैसे करते हम इतनी दूर कविता सुनने आए। हमने हाथ पैर बहुत मारे, बहुत प्रयास किया, पर कुछ हासिल न हुआ। गेट के पास से हमें हटाया गया। हम वापस चलने लगे। बहुत दुख हो रहा था। हम दोनों रूहां से हो गए। उम्मीदों पर पानी बिखर गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय तक हम एक दूसरे से बात भी नहीं करे। अचानक चुप्पी छा गई वातावरण में और हमारा गला बिल्कुल अवरुद्ध सा हो गया। अचानक चिराग की नज़र एक व्यक्ति की ओर गई जो साहित्यिक वेशभूषा में दिख रहा था, जिसके हाथों में कई पास थे। चिराग ललचाई आंखों से उस व्यक्ति के करीब गया और अपनी राम कहानी उसे भी सुनाने लगा। इस व्यक्ति को देखकर हमें कुछ उम्मीद जगी थी। वह व्यक्ति ध्यान से सुनकर फिर ठिठक गया। उसने कहा, बेटा माफ़ करना, ये पास मैं अपने परिवार के लिए लाया हूँ। मेरे पास पास नहीं है, मैं पास नहीं दे सकता, कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। यहाँ भी हाथ कुछ न लगा। हमने स्टेशन का रास्ता पकड़ लिया। चलते चलते आगे चलने लगे और मेन रोड आ गया। वहाँ पर आकर रुक गए। उन दिनों हमें चाय पीने का बड़ा शौक था। बिना चाय के हम कविता पर भी चर्चा बड़ी मुश्किल से करते। चाय पीते हुए मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक बात आई और तभी मैंने फिल्मी हीरो के अंदाज में एक बात कही, चिराग। उसने कहा, जी महाशय। मैंने कहा, हम कवि सम्मेलन जरूर सुनेंगे। वाहनों की ध्वनियों के बीच मेरी आवाज़ उसे स्पष्ट सुनाई दी। वह आश्चर्य से मुझे देखने लगा और कुतूहल भरी दृष्टि से मुझे पूछने लगा, कैसे महाशय? मैंने कहा, भाई हमें कविता सुनने से मतलब है, कवि को देखने से थोड़ी। चिराग मेरे आशय को समझ गया और खुश हुआ और कहने लगा, वाह उस्ताद वाह, क्या बात कही आपने। हम फिर से उसी गेट पर गए। उन व्यक्ति ने फिर हमें देखा। वहीं गेट के पास खड़े होकर हम कविता सुनने लगे। उन लोगों ने फिर से हमें फटकारा, जाओ दूर यहाँ से, निकलो, कहकर कहने लगे। हम दूर जाकर खड़े हो गए। वहीं से कविता सुनने लगे। उस दिन पता चला कि सूखी रोटी में भी इतना स्वाद हो सकता है। हम सारे दुख भूल गए, कविता सुनने में मग्न हो गए। मन ही मन वाह वाह करने लगे। एक एक कविता बहुत आनंद से सुनने लगे। हम बड़े खुश थे। यह हमारा जीवन का पहला कवि सम्मेलन था। ऐसा लगा हमारा आना सफल हो गया। चिराग भी खुश था।
एक एक कविता को हम सुनते और टीका टिप्पणी करते। चिराग देखो क्या कविता है, वाह। करीब 2 घंटे बीत चुके थे, हम कविता सुनने में मशगूल हो चुके थे। तभी वहाँ का वॉचमैन जो पहला व्यक्ति था वो हमारे पास आया और हमको देखने लगा, फिर और पूछने लगा, निज़ामाबाद से आए हो? अब हम जो है सिर्फ हाँ में सिर हिलाए, हाँ कहकर सिर हिलाया हमने। उसने कहा ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो बोलकर उसने कहा। मैं आश्चर्यचकित था, यह हमें आप क्यों बुला रहा है? हम आश्चर्य से एक दूसरे को ताकने लगे और उसके पीछे हो लिए। और वह क्या, वह तो हमें गेट के अंदर से कवि सम्मेलन के भव्य समारोह में ले जा रहा था। अभी तक सिर्फ श्रव्य माध्यम था, अब श्रव्य दृश्य, सोने पर सुहागा। पर मैं हैरान था, हमें झिड़की देने वाला व्यक्ति, हमें वहाँ से भगाने वाला व्यक्ति हमें अंदर क्यों ले जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसके स्वभाव में परिवर्तन कैसे आया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। खैर जो भी हो, यह कोई कठिन तपस्या का ही फल लग रहा था और बहुत खुश था मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे आँखों से आंसू आने ही बाकी थे। बस अजीब लग रहा था मुझे। करीब सुबह 4 बजे तक कवि सम्मेलन चला। अब हमें तुम बिल्कुल भी मत पूछो कि हमने कितना आनंद लिया उस कवि सम्मेलन में, हम कितना झूमे, कितनी किलकारियाँ मारी, कितने खिले फूले, मैं शायद बयान नहीं कर सकता। फिर सुबह की ट्रेन से बैठकर हम निज़ामाबाद आ गए। कई दिनों तक कवि सम्मेलन के चर्चे चले। आज भी जब किसी कवि सम्मेलन में जाता हूँ तो बचपन याद आ जाता है। इस ठंड की ठिठुरन में हमारे कवि सम्मेलन की स्मृतियाँ सजग हो जाती।